वेलकम टू ऑल द इंजीनियर्स। स्विच गियर में हम लोग लास्ट क्लास तक ये पढ़े थे कि आखिर स्विच गियर बेसिकली काम कैसे करता है, कैसे किसी फॉल्ट पे रिले ऑपरेट करके ब्रेकर को ट्रिप कराता है। बेसिकली जो होता है वो हमने पढ़ा। अब इसका एक न्यूमेरिकल पार्ट जो आपका फॉल्ट एनालिसिस है वो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, फॉल्ट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि एक तो हमने ये देखा कि फॉल्ट करंट की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। वो डिपेंड करता है वोल्टेज पर और जो फॉल्ट जो इम्पीडेंस है या जिस रास्ते से करंट पास कर रहा है उसके रेजिस्टेंस पर। जैसा मैंने कहा कि हो सकता है कि फॉल्ट करंट की वैल्यू सेट वैल्यू से कुछ ही ज़्यादा हो, हल्का लीकेज हो रहा हो, या हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हो, डायरेक्ट वायर गिर गया हो ज़मीन पर। तो फॉल्ट करंट की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। और हम ये भी जानते हैं कि सर्किट ब्रेकर तब तक ट्रिप नहीं होगा जब तक रिले उसको सिग्नल नहीं देगा, और रिले तब तक ऑपरेट नहीं होगा जब तक कि जो टाइम हमने सेट किया है वो टाइम ना पहुँचे। रिले को ऑपरेट करने के लिए दो कंडीशन है, एक तो जो पिकअप करंट है वो सेट वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए, और दूसरा कि जो टाइम हमने सेट किया है उतना टाइम हो जाना चाहिए। तो मान लीजिए अगर आपने 1 सेकेंड सेट किया है तो 1 सेकेंड तक तो वो हाई करंट सर्किट ब्रेकर से पास हो रहा होगा, सीटी से पास हो रहा होगा, सर्किट ब्रेकर से पास हो रहा होगा। रिले ऑपरेट हुआ है, वो फैल के कांटेक्ट बनाने जा रहा है, लेकिन जो आपने टाइम सेट किया है जब तक वो टाइम नहीं होगा तब तक कंप्लीट वो प्रोसेस पूरा नहीं होगा, ब्रेकर ट्रिप नहीं होगा। तो उतने देर के लिए आपके ब्रेकर को उस लार्ज करंट को पास करना है, आपके ब्रेकर से उतना लार्ज फॉल्ट करंट पास होगा, तो आपका ब्रेकर उस करंट को उतने देर के लिए सहने लायक होना चाहिए। तो फॉल्ट एनालिसिस में हम लोग करते क्या हैं, हम लोग यही देखते हैं कि अलग अलग फॉल्ट की पॉसिबिलिटी में क्या क्या करंट हो सकता है, और उस करंट के हिसाब से हम ब्रेकर की रेटिंग, जैसे आप ब्रेकर अगर आप देखेंगे तो ब्रेकर की रेटिंग आपको मिलेगी 1250 एम्पेयर, 2000 एम्पेयर। ये सारी चीज़ें एक फॉल्ट कैलकुलेशन के बाद हुई हैं, है ना, कि इस ब्रेकर से मैक्सिमम करंट 1250 जा सकता है, तो ये ब्रेकर 2000 एम्पेयर तक के लिए सक्षम है। समझ रहे? तो फॉल्ट एनालिसिस या फॉल्ट कैलकुलेशन में इन्हीं सब बातों को देखना होता है कि कितना इस कंडीशन में कितना फॉल्ट करंट होगा, क्या क्या होगा। तो वो तो हम लोग करेंगे, अच्छे से करेंगे, लेकिन उससे पहले फॉल्ट एनालिसिस में आपको जो हेल्प देने वाला पार्ट है वो है पर यूनिट सिस्टम। देखिए, फॉल्ट एनालिसिस जो न्यूमेरिकल पार्ट है उसमें इसका हेल्प हम लोग लेते ही लेते हैं, पर यूनिट सिस्टम का। इसके हेल्प लेने से कई सारे फायदे हैं, वो जो कि जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा। लेकिन एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जो फ़ायदा होता है वो होता है ट्रांसफॉर्मर। जब आपके पावर सिस्टम में ट्रांसफॉर्मर आएगा तो उसकी एनालिसिस में, जैसा ट्रांसफॉर्मर तो आप लोग नहीं पढ़ पाए, पढ़ेंगे हम लोग बाद में, लेकिन ट्रांसफॉर्मर में आप लोग पढ़िएगा या पढ़े होइएगा तो देखिएगा कि हम लोग को ट्रांसफॉर्मर में अगर कुछ भी निकालना है तो उसको हम लोग को इक्विवेलेंट सर्किट बनाना पड़ता है, और इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए सेकेंडरी साइड को प्राइमरी की तरफ रेफर कीजिए या प्राइमरी को सेकेंडरी की तरफ रेफर कीजिए, तो भाई वो करना पड़ता है पेपर पे। तो एक ट्रांसफॉर्मर हो तब तो करें, यहाँ तो पावर सिस्टम में हजारों ट्रांसफॉर्मर्स हैं, तो कितना का इक्विवेलेंट सर्किट आप बना के आप उसको सॉल्व करते रहिएगा, है ना। तो पर यूनिट सिस्टम का अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको वो ट्रांसफॉर्मर की इक्विवेलेंट सर्किट बनाने का कोई झंझट नहीं होगा, बहुत सिंपल है। और भी इसके कई सारे एडवांटेजेस हैं। मतलब पर यूनिट सिस्टम में अगर आप पूरी की पूरी एनालिसिस करते हैं तो पूरा का पूरा कैलकुलेशन भी बहुत इजी पड़ता है, और ओवरऑल जो रिजल्ट है वो रिजल्ट भी आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, जो भी है। तो इसलिए आपको ये जानना जरूरी है कि पर यूनिट सिस्टम होता क्या है। बहुत सिंपल है, एक हवा बना हुआ है, पर यूनिट कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। और एक और अच्छी बात कि आपके एसबीटी में एक क्वेश्चन 4 नंबर का पर यूनिट से बिल्कुल रहना है सिंपल कि इसका पर यूनिट वैल्यू क्या होगा। तो 4 नंबर तो आप आज यहाँ से लेके जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, पर यूनिट सिस्टम होता क्या है। पर यूनिट सिस्टम सुनने में लगता है कि कोई यूनिट का सिस्टम है,
लेकिन एक्चुअली ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कोई यूनिट ही नहीं है, यूनिटलेस सिस्टम। पर यूनिट सिस्टम हो तो यूनिटलेस सिस्टम, कोई इसका सिस्टम नहीं है, मतलब कोई यूनिट नहीं है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पर हम क्या लिखे, पर यूनिट, जिसको पीयू भी कहते हैं, पर यूनिट वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी का जो पर यूनिट वैल्यू होगा, दैट इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू ऑफ क्वांटिटी इन ए यूनिट, एक्चुअल वैल्यू ऑफ क्वांटिटी इन ए यूनिट डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू ऑफ क्वांटिटी इन सेम यूनिट। जैसे अगर हमको वोल्टेज की पर यूनिट वैल्यू निकालना है तो इसका क्या होगा, एक्चुअल वैल्यू ऑफ क्वांटिटी इन ए यूनिट, एक्चुअल वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू अगर मान लीजिए 10 किलो वोल्ट है तो 10 किलो वोल्ट डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू ऑफ क्वांटिटी इन सेम यूनिट, है ना। इसकी बेस वैल्यू क्या है वो देखेंगे, लेकिन क्या है, बेस वैल्यू ऑफ क्वांटिटी इन सेम यूनिट। मान लीजिए इसका बेस वैल्यू है 50 किलो वोल्ट, तो क्या लिखेंगे 50 किलो वोल्ट, तो ये तो कट जाएगा 0.5 क्या पर यूनिट। पर यूनिट एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जाने के बाद सब लोग अपना अस्तित्व भूल जाते हैं। वोल्टेज नहीं रहता है, करंट नहीं रहता है, पावर नहीं रहता है, सब पर यूनिट हो जाता है ना। तो ये ऐसा सिस्टम है, और है क्या, एक्चुअल वैल्यू ऑफ क्वांटिटी इन ए यूनिट डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू ऑफ क्वांटिटी इन सेम यूनिट, ठीक है। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये हर जगह वैलिड नहीं है, वो हम लोग देखेंगे कि कहाँ वैलिड नहीं है। लेकिन किसी भी क्वांटिटी को, वोल्टेज को, करंट को, पावर को, इम्पीडेंस को अगर आपको पर यूनिट में कन्वर्ट करना है तो आपको दो चीज़ चाहिए, एक चाहिए उसकी एक्चुअल वैल्यू और दूसरी चाहिए उसकी बेस वैल्यू, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि पर यूनिट कैसे निकालेंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं कि बेस वैल्यू पूछा है, ये नहीं पता है हम लोगों की, बेस वैल्यू ऑफ क्वांटिटी इन सेम यूनिट ये क्या है। तो आइए सबसे पहले इसी को समझते हैं कि बेस वैल्यू क्या है। देखिए जनरली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 4 चीजें हैं मेनली, वोल्टेज, करंट, पावर, इम्पीडेंस, ये 4 चीजें हैं, वोल्टेज, करंट, पावर, इम्पीडेंस। और किसी भी चीज का अगर आपको पर यूनिट निकालना है तो आपको एक्चुअल चाहिए, बेस चाहिए। तो देखिए वोल्टेज की बेस वैल्यू, करंट की बेस वैल्यू, है ना, इम्पीडेंस की बेस वैल्यू और पावर की बेस वैल्यू, ये 4 चीजों की अगर आपको बेस वैल्यू पता हो जाए तो आप फिर बाकी और किसी भी चीज का बेस वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहे रेजिस्टेंस का निकालना हो, इंडक्टेंस का निकालना हो, एक्टिव पावर का निकालना हो, रिएक्टिव पावर का निकालना, किसी भी चीज का निकालना हो। अगर इन चारों की बेस वैल्यू आपको पता चल जाए तो आप किसी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का पर यूनिट वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इन चारों में से 2 क्वांटिटी का बेस वैल्यू हम लोग अपने मन से मान सकते हैं। किसका किसका, इन चारों में से किसी का भी नहीं, किसका किसका, वोल्टेज का और पावर का, इन दोनों का बेस वैल्यू हम लोग अपने मन से मानेंगे, सिलेक्टेड बेस। मन से मानेंगे मतलब कुछ भी मानेंगे। हम कुछ और मान सकते हैं, आप कुछ और मान सकते हैं, कोई कुछ और मान सकता है, ठीक है ना। मानने में कोई रुकावट नहीं है, आपको जो मानना हो आप सो मान सकते हैं। हम जो माने हैं उससे जो रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट जो आएगा, जो भी एनालिसिस वगैरह करेंगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, उससे जो रिजल्ट आएगा वो बिल्कुल सही होगा जो आप माने हैं। अगर हम मानते हैं 10 किलो वोल्ट, आप माने 50 किलो वोल्ट, दोनों आदमी का फाइनल रिजल्ट सब सेम आएगा, ठीक है। क्यों आता है वो भी देखेंगे। तो ये तो है, आप मानने को कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि मानने को तो कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन आप मानिए यही जो तरीका सही होगा, है ना। एक सही तरीका होता है, उससे मानने से कैलकुलेशन आसान पड़ता है। बाकी आप ये हम आपको कह दिए हैं, मानने के लिए आप कुछ भी मान सकते हैं। तो VP और SB की जो बेस वैल्यू होगी वो हम अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं, 50 किलो वोल्ट, 500 MVA, 500 के लिए कुछ भी। और करंट और इम्पीडेंस का जो बेस वैल्यू है, इसकी वैल्यू को हम लोग डिराइव करेंगे, डिराइव्ड बेस। कहाँ से डिराइव करेंगे, इन्हीं की वैल्यू से।
VB और SB से ही हम लोग IB और ZB का बेस वैल्यू निकालेंगे। VB और SB का अपने मन से मान लेंगे और IB और ZB का निकालेंगे। कैसे निकालेंगे अभी तुरंत देखते हैं। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं परमानेंट सिस्टम को समझना सिंगल फेज सिस्टम के लिए। एक्चुअली हमारा सारा सिस्टम 3 फेज होगा और हम लोग नेटवर्क में पढ़ चुके हैं 3rd सेम में कि अगर एक 3 फेज बैलेंस्ड सिस्टम है तो उसकी पूरी की पूरी एनालिसिस सिंगल फेज में कर सकते हैं। हम लोग पढ़े थे 3rd सेम में 3 फेज में। अगर एक 3 फेज बैलेंस्ड सिस्टम है तो उसको हम लोग पर फेज में सारा कुछ काम कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखिए लेट वोल्टेज की बेस वैल्यू इक्वल टू VB ले रहे हैं, यूनिट इसका किलो वोल्ट में। ठीक है, वोल्टेज की बेस वैल्यू ले रहे हैं VB किलो वोल्ट में इसका एंड लेट पावर बेस इक्वल टू SB इन किलो वोल्ट एम्पियर और पावर का बेस SB। अभी तो चूंकि फार्मूला निकालना है इसलिए ले लें। एक्चुअल एग्जाम्पल में हम इसको 10 ले सकते हैं, 20 कुछ भी ले सकते हैं, इसको भी कुछ भी ले सकते हैं। तो वोल्टेज का बेस कुछ मान लिए किलो वोल्ट में और पावर का बेस कुछ मान लिए केवीए में। अब देखिए सिंस अभी हम लोग कर रहे हैं किसके लिए, फॉर सिंगल फेज सिस्टम। हालांकि सारा हमारा एनालिसिस जो है फॉल्ट एनालिसिस में वो 3 फेज के लिए है और 3 फेज के लिए थोड़ा सा फार्मूला कुछ चेंज होता है, तो वो हम लोग देखेंगे जब 3 फेज पढ़ेंगे तब। लेकिन आप सिंगल फेज के देखें। फॉर सिंगल फेज सिस्टम पावर का फॉर्मूला क्या होता है, SB इन KVA इक्वल टू VB इन किलो वोल्ट इंटू IB। लिख सकते हैं सर। पावर इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट। देयरफॉर पावर एपरेंट पावर KVA है ना, तो देयरफॉर IP इन एम्पेयर will be equal to SB in KVA by VB in किलोवोल्ट हो सकता है। यानी कि अगर आपको SB और VB की वैल्यू अगर आप कुछ मान लेते हैं तो IB की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, SB by VB। SB KV यूनिट वगैरह ख्याल रखिएगा। सबसे अच्छा तरीका होता है अगर किलो वोल्ट में एम्पेयर में है पूरा कन्वर्ट कर लो वोल्ट एम्पेयर में, है ना, ताकि कट उठ के एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए। हालांकि SB KVA और VB किलो वोल्ट कट जाएगा तो एम्पियर में ही आ जाएगा रिजल्ट। तो करंट तो निकल गया। अब इम्पीडेंस तो देखिए सिंस वोल्टेज बेस इक्वल टू V इक्वल टू I इंटू जेड कह सकते हैं, तो V बेस इक्वल टू IB इंटू ZB। तो ZB क्या हो जाएगा, ZB इक्वल टू VB जो कि किलो वोल्ट में है डिवाइडेड बाई IB जो कि एम्पेयर में है। अब देखिए ध्यान से समझिए, अगर आपका वोल्टेज किलो वोल्ट मतलब मान लीजिए 33 किलो वोल्ट है तो यहाँ 33 रखें और डिवाइडेड बाई 3 एम्पेयर तो यहाँ 3 रखें, है ना। यहाँ 33 रखें, 33 किलो वोल्ट 33 रखें, यहाँ 3 रखें तो कितना आएगा, 11 किलो ओम आएगा। किलो ओम आएगा ना, हाँ। लेकिन अगर आपको यहाँ पर ये ओम में चाहिए, ओम में चाहिए ये आएगा, तो अगर यहाँ पर हम किलो वोल्ट में रखें वोल्टेज को 33 किलो वोल्ट 33 रखें बाई 3 तो 11 किलो ओम आ जाएगा। अगर आपको इसको ओम में चाहिए तो ओम के लिए क्या करना पड़ेगा, ओम के लिए जो भी है उसको 1000 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो फिर ये यूनिट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा। 33 से 33,000 वोल्ट हो जाएगा तो वोल्ट बाई ए क्या हो जाएगा, ओम मिल जाएगा। लेकिन ये आप इससे भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको इम्पीडेंस का बेस निकालना है आप इस फॉर्मूला को यूज करेंगे तो क्या होगा, अगर आप इस फॉर्मूला को यूज करेंगे तो आपको IB भी निकालना पड़ेगा। यहां से डायरेक्ट अगर कोई फार्मूला मिल जाए, डायरेक्ट फार्मूला जिससे कि हमारे पास VB और SB मान लिए और इसी से डायरेक्ट ZB निकालें तो उसका भी हो जाएगा काम। तो ZB इक्वल टू VB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई IB। IB का एक ये फार्मूला है SB बाई VB, तो उसको लिख सकते हैं SB इन किलो वोल्ट एम्पेयर
डिवाइडेड बाई VB इन किलो वोल्ट। यहाँ जो IB का फॉर्मूला है उसको यहाँ पुट कर देंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काम करते हैं, ये VB ऊपर चला जाएगा तो VB स्क्वायर इन किलो वोल्ट डिवाइडेड बाई, और 1000 को अगर नीचे ले आए तो SB इन KVA डिवाइडेड बाई 1000। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, अभी हम बता रहे हैं आपको। तो फाइनली जो ZB आ जाएगा आपको, वो आ जाएगा VB स्क्वायर इन किलो वोल्ट, SB KVA में है, डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे तो क्या हो जाएगा, SB इन MVA। ये फॉर्मूला क्या है देखिए, एक्चुअली क्या होता है कि जो आपको क्वेश्चंस मिलता है ना, उसमें जो वोल्टेज मिलेगा वो किलो वोल्ट में मिलेगा और जो पावर मिलेगा वो MVA में मिलेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट आप किलो वोल्ट, जैसे मान लीजिए 33 किलो वोल्ट है, तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, 33 इंटू 33, किलो वोल्ट में है सीधे स्क्वायर करना है, समझ रही बात, किलो वोल्ट में है सीधे स्क्वायर करना है। 33 इंटू 33 डिवाइडेड बाई, अगर मान लीजिए 5 MVA दिया तो सीधे क्या लिखेंगे 5, तो डायरेक्ट आ जाएगा। वैसे हम बार बार कहते हैं कि आप यूनिट के फेरा में अगर नहीं पढ़ना है तो आप सबको जनरलाइज कर दीजिए। अगर आपको 5 MVA दिया हुआ है तो आप उसको 5 इंटू 10⁻6 लिख लीजिए, और ऊपर में किलो वोल्ट में है तो उसको पूरा तोड़ लीजिए, काट कुट के जो आएगा आ जाएगा सही। और नहीं, अगर डायरेक्ट पुट करना है तो आप डायरेक्ट जो भी 33 किलो वोल्ट में है तो यहाँ 33 ही पुट कीजिए, 33 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 MVA। इम्पॉर्टेंट ये है कि कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट फार्मूला पूछता है तो वहां पर आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ZB ये निकल गया, तो हमारे पास चारों बेस निकल गए, है कि नहीं। VB और SB तो मान ही लिए, IB का फॉर्मूला ये हो गया और ZB का फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, अब अगर आपसे मान लीजिए, अगर हम कहें कि V पर यूनिट क्या होगा, तो V पर यूनिट क्या होगा, V एक्चुअल बाय V बेस, है कि नहीं। उसी तरह से I पर यूनिट क्या होगा, I एक्चुअल बाय I बेस, तो किसी का भी निकल जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, Z पर यूनिट क्या होगा, Z पर यूनिट होगा Z एक्चुअल बाय Z बेस। Z होता है इम्पीडेंस, और इम्पीडेंस होता है रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस, ट्रांसमिशन लाइन की अगर बात करें या जो भी है, तो R प्लस JX बाई Z बेस लिख सकते हैं सर। Z पर Z एक्चुअल बाई Z बेस, Z एक्चुअल R प्लस JX बाई Z बेस, इसको लिख सकते हैं R बाई Z बेस प्लस JX बाई Z बेस। देयरफॉर Z पर यूनिट इक्वल टू R बाई Z बेस को लिखते हैं हम लोग R पर यूनिट। यही मैंने कहा था कि हर जगह वो फॉर्मूला वैलिड नहीं है कि एक्चुअल वैल्यू ऑफ क्वांटिटी बाय बेस वैल्यू ऑफ सेम क्वांटिटी। देखिए यहाँ पे R पर यूनिट क्या है, R बाई RB नहीं है, RB कुछ नहीं होता है, ZB, तो R बाई ZB ध्यान रखना है। R पर यूनिट का मतलब ये नहीं कि एक्चुअल रेजिस्टेंस बाय बेस रेजिस्टेंस, R पर यूनिट का मतलब है एक्चुअल रेजिस्टेंस बाय बेस इम्पीडेंस, और X पर यूनिट का मतलब है एक्चुअल रिएक्टेंस बाय बेस इम्पीडेंस। समझ में आ गई बात, एक्चुअल रेजिस्टेंस बाय बेस इम्पीडेंस, और XPU का मतलब एक्चुअल रिएक्टेंस बाय बेस इम्पीडेंस। समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता चला है ना। तो देयरफॉर RPU इक्वल टू R बाई Z बेस एंड XPU इक्वल टू X बाई Z बेस। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो अभी आपको हम यहाँ पे दिखाते हैं, देखिए S पर यूनिट पावर, S पर यूनिट इक्वल टू क्या होगा, S एक्चुअल बाई S बेस होगा ना। और S एक्चुअल क्या लिख सकते हैं, P प्लस JQ, थर्ड सेम हम लोग पढ़े हैं इसको, एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर, P प्लस JQ लिखते हैं ना इसको, तो इसको क्या लिख सकते हैं, P बाई SB प्लस JQ बाई SB। तो देयरफॉर S पर यूनिट इक्वल टू P पर यूनिट
प्लस जे क्यू पर यूनिट। एस पर यूनिट इक्वल टू पी पर यूनिट प्लस जे क्यू पर यूनिट, है ना। यानी कि एक और चीज आपको यहां से ये पता चल रही है कि P पर यूनिट एक्टिव पावर पर यूनिट इक्वल टू P एक्चुअल बाई S बेस और Q पर यूनिट इक्वल टू Q एक्चुअल बाई S बेस। तो ये दो चीज आपको ध्यान में रखना है, R पर यूनिट इक्वल टू R बाई जेड बी, X पर यूनिट इक्वल टू X बाई जेड बी और P पर यूनिट इक्वल टू P बाई एस बी, Q पर यूनिट इक्वल टू Q बाई एस बी। ठीक है, तो ये पर यूनिट का सिंगल फेज का ये आपको सारा का सारा काम है। आइए एक न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, कन्वर्ट 2 ओम इनटू पर यूनिट बेस इनटू पर यूनिट 2 ओम को पर यूनिट में कन्वर्ट करना है और बेस, अच्छा बेस वोल्टेज और बेस पावर आपको दे दिया। जब क्वेश्चन में दे दिया है तब हम लोग को क्या कहते हैं, उसको जबरदस्ती नहीं करना है ना। क्वेश्चन में दे दिया कि भाई बेस वोल्टेज ये लो, बेस पावर ये लो, तो ये मत करना है कि सर तो बोले थे कुछ भी ले लो। भाई ठीक है, लेकिन जब ये बोल रहा है कि 11 किलो वोल्ट ही लेना है, 1000 kVA ही लेना है, तो यही लेना है ना। तो ठीक है, थोड़ा कंट्रोल में रहना है। चलिए, तो सॉल्यूशन इसका देखिए क्या होगा। जो लोग बना सकते हैं प्लीज वीडियो को पॉज करके बनाइए और आंसर मैच कीजिए। देखिए कन्वर्ट 2 ओम इनटू पर यूनिट, हमको पता है कि R पर यूनिट जो होता है वो होता है R बाई जेड बेस। ये भी ओम ओम कट जाएगा, बचेगा पर यूनिट। ठीक है, तो R बाई जेड बेस सॉरी। अब R तो आपको पता है, जेड बेस नहीं पता है। जेड बेस का फॉर्मूला लेकिन पता है, क्या होता है फॉर्मूला, V बेस स्क्वायर किलो वोल्ट बाई S बेस इंटू MVA। अब देखिए हम आपको इसको दो तरीका से निकाल के दिखाते हैं। सबसे पहला तो किलो वोल्ट में दिया है ना 11, तो यहाँ पर सीधे लिखेंगे 11 इंटू 11 और पावर आपको KVA में दिया है, लेकिन यहाँ फॉर्मूला में पावर मांग रहा है MVA में। तो 1000 KVA मतलब कितना MVA, 1 MVA ना 1, तो ये हो गया 121 ओम। जेड बेस है तो 121 ओम। तो R पर यूनिट क्या हो जाएगा, 2/121 इक्वल टू ये आ जाएगा आपको 0.0165। एक तो ये तरीका हो गया, सिर्फ यही 4 नंबर का पूछ देगा आपको। दूसरा एक और तरीका वो है जो हम कहें कि सब कुछ को आप खोल के सारा कुछ को मतलब एक्सपैंड कर दीजिए। तो जैसे यहाँ वोल्टेज बोला है ना, वोल्टेज का स्क्वायर, तो आप ऐसा कीजिए 11 किलो वोल्ट है तो दोनों को 11 किलो वोल्ट इंटू 11 किलो वोल्ट करना है, तो पूरा आप एक्सपैंड कर दीजिए, वोल्ट में कन्वर्ट कर लीजिए। 11 10 to the power 3 इंटू 11 इंटू 10 to the power 3, टेंशन फ्री रहना। डिवाइडेड बाई बेस पावर, ये 1000 KVA है तो 1000 इंटू 10 to the power 3, इसको भी कर दीजिए। एक से ये कट गया, ठीक है। अच्छा ये ओके, ये भी कट गया, तो 11 गुने 11 कितना हो गया, 121 ओम आ गया। तो फिर से R पर यूनिट वही निकल जाएगा, हाँ। तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए इसमें एक और भी चीज़ ये समझना है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में ना किसी चीज़ का, इम्पिडेंस का, चाहे किसी भी चीज़ का आपको पर यूनिट दिया रहेगा कि भाई देखो जनरेटर का पर यूनिट इम्पिडेंस इतना है, क्वेश्चन में दिया रहेगा पर यूनिट इम्पिडेंस इतना है, पर यूनिट इम्पिडेंस दे देगा इतना है, टेकिंग बेस कुछ लिखेगा कि ये बेस लिए थे 11 किलो वोल्ट 5 MVA बेस लेकर के इसका इम्पिडेंस इतना था, दे देगा। अब जब आप क्वेश्चन को बनाने जाएंगे तो हो सकता है कि आपको बेस कोई दूसरा लेना पड़े। वैसे तो आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको बेस चेंज करने का मन हो क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में जो बेस दिया है जनरेटर का दिया 5 MVA और इतना 10 किलो वोल्ट,
उससे एक पर यूनिट वैल्यू दे दिया। अब आप बनाने जा रहे हैं तो आप अपनी सुविधा से कुछ और बेस ले रहे हैं। तो जब आप कुछ और बेस लेंगे तो उस जनरेटर का जो पर यूनिट पहले किसी और बेस पर था उसकी वैल्यू चेंज होगी। समझ रहे हैं? क्वेश्चन में आपको जो बेस लेकर के पर यूनिट दिया वो है ओल्ड पर यूनिट, उसका बेस है ओल्ड बेस, वोल्टेज है ओल्ड वोल्टेज, और आप जो नया जो बेस ले रहे हैं वो सब न्यू है। तो अब नए बेस के हिसाब से वो पुरानी वैल्यू चेंज होगी। समझ में आ रहा है? मतलब आप सिंपल समझिए, क्वेश्चन करेंगे आप समझ जाएंगे। सिंपल समझिए कि कभी कभी पर यूनिट वैल्यू दी रहती है किसी और बेस पर, और आप क्वेश्चन में कुछ और बेस नया लेते हैं, है ना? तो अब इस नए बेस के लिए वो जो पर यूनिट दिया हुआ है वो अब चेंज होगा। तो कैसे चेंज होगा उसका एक फार्मूला है, जेड पर यूनिट ओल्ड। तो पर यूनिट मतलब जेड एक्चुअल बाय जेड बेस ओल्ड, और जेड बेस ओल्ड का मतलब क्या है कि जेड डिवाइडेड बाय जो इसका फॉर्मूला होता है, मतलब वैसे तो बी बी स्क्वायर्ड अपॉन एम बी होता है ना, हम यहाँ पर किलो वोल्ट बेस स्क्वायर ओल्ड डिवाइडेड बाय MVA बेस ओल्ड। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं जेड इंटू MVA बेस ओल्ड डिवाइडेड बाय किलो वोल्ट बेस ओल्ड स्क्वायर। सिमिलरली जो जेड PU न्यू होगा वो क्या हो जाएगा, वो भी इम्पीडेंस बाई, तो एक्चुअल तो दोनों में सेम ही है ना, ये पुराने बेस पर है ये नए बेस पर है, तो ये भी हो जाएगा जेड इंटू MVA बेस न्यू बाई किलो वोल्ट बेस न्यू स्क्वायर। अब अगर हम जेड PU न्यू बाई जेड PU ओल्ड करें, डिवाइड करें दोनों को, तो डिवाइड करेंगे तो ये और जेड तो कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा MVA बेस न्यू डिवाइडेड बाय MVA बेस ओल्ड, आप करके देखिएगा यही आएगा, इनटू किलो वोल्ट बेस स्क्वायर ओल्ड डिवाइडेड बाय किलो वोल्ट बेस स्क्वायर न्यू। तो देयरफॉर ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको बार बार इसको यूज करना है। जेड PU न्यू इक्वल टू जेड PU ओल्ड इंटू MVA बेस न्यू बाय MVA बेस ओल्ड इंटू किलो वोल्ट बेस ओल्ड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय किलो वोल्ट बेस न्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है इसका हम लोग कई बार यूज करेंगे और इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसी में कि कौन न्यू कौन ओल्ड ऊपर नीचे क्या है, तो उसको आप देख के समझ सकते हैं। ठीक है, अब आइए इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि ए 11 किलो वोल्ट 15,000 kVA generator has reactance of 0.15 pu. Refer to its rating as basis. The new base chosen for calculation are 110 kV and 30,000 kV. Calculate new per unit reactance. कह रहा है कि 11 किलो वोल्ट 15,000 kVA जनरेटर का रिएक्टेंस था 0.15 pu. रेफर टू इट्स रेटिंग एज बेसिस, मतलब कि जनरेटर की रेटिंग को बेस मान के पर यूनिट वैल्यू था 0.15। अब कह रहा है कि द न्यू बेस चूजन फॉर कैलकुलेशन के लिए जो नया बेस चुना गया वो है 110 किलो वोल्ट एंड 30,000 kVA।
तो नया पर यूनिट रिएक्टेंस पता कीजिए। ओल्ड पर यूनिट रिएक्टेंस ये है, ओल्ड वोल्टेज ये है, ओल्ड एमवीए ये है, न्यू वोल्टेज ये है, न्यू एमवीए ये है, जेड पर यूनिट निकालना है। तो आप लोग तो फार्मूला पे बैठाने में माहिर हैं, है ना। तो जेड पर यूनिट न्यू इक्वल टू जेड पर यूनिट ओल्ड कितना है 0.15 इंटू एमवीए बेस न्यू, न्यू एमवीए। तो यहाँ पर तो 30,000 केवी है, तो मैंने आपको बोला है या तो आप 30,000 लिखिए इंटू 10⁻³ कीजिए, या इसको एमवीए में कन्वर्ट कर लीजिए। एमवीए में कन्वर्ट कीजिएगा तो 1000 हट जाएगा, 30 बचेगा। 30 डिवाइडेड बाई एमवीए बेस ओल्ड कितना था 15,000 केवी। अब ऐसा मत करना कि ऊपर में मल्टीप्लाई कर देना और नीचे ऊपर में 1000 से गुना कर देना, नीचे एमवीए ले लेना, ठीक है, ये मत करना। ओके, तो ये 30 और ये कितना एमवीए हो जाएगा 15 गुना। अब यहाँ पे लेना है केवीए बेस ओल्ड, ठीक है। तो याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं एम फॉर एमवीए एमएन मतलब एमवीए न्यू एमएन, ठीक है, एमवीए न्यू। अब नेक्स्ट केवीए बेस ओल्ड का स्क्वायर, तो ओल्ड का स्क्वायर मतलब किलो वोल्ट का स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर, 11,000 का स्क्वायर नहीं 11 का स्क्वायर, यानी 121 डिवाइडेड बाई न्यू का स्क्वायर। न्यू कितना है 110, तो 121 गुना 100। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, जैसे ये तो कट ही गया और ये 15 दूनी 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.3 डिवाइडेड बाई 100 मतलब 0.003 पर यूनिट। भूल के भी यहाँ ओम मत लिख देना, गड़बड़ हो जाएगा आंसर। तो ये बन गया। इस तरह क्वेश्चन आते हैं एसबीटी का ही शायद क्वेश्चन। तो ठीक है, तो ये हमने सिंगल फेज के थोड़ा बहुत पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 3 फेज का पर यूनिट सिस्टम पढ़ेंगे और उसके बाद फिर ट्रांसफार्मर को कैसे पर यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं वो पढ़ेंगे, फिर रिएक्टेंस डायग्राम पढ़ेंगे और उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आईपीएल देखिए लेकिन हिसाब से देखिए, बहुत ज़्यादा मत देखिए, टाइम नहीं बर्बाद हो और पढ़ाई कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बेस्ट ऑफ